कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात फिर से रूस और यूक्रेन युद्ध की। पहले उम्मीद बनी थी कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच समझौता होने से युद्ध विराम का रास्ता निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत के दौरान तीखी बहस हुई, उसे लगा कि अब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की संभावना कम ही हो गई है। हालांकि अब जेलेंस्की के सुर नरम पड़े हैं। इसके बावजूद यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिना अमेरिका के यूक्रेन यह लड़ाई हफ्ते भर से ज्यादा शायद ही लड़ पाए। जंग के 3 साल हो गए हैं, दोनों ओर से भयंकर तबाही हुई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार और जेएनयू से यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। अशोक जी, आपको लगता है कि मामला बहुत उलझ गया है? जिस तरह से वाशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो कुछ हुआ, कौन गलत है कौन सही, इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन मेन मकसद तो था कि इसी एक डील हो जाए और उसके बाद आगे बढ़े। रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता होगा उसके बाद। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ मामला तो उलझ गया है और मामला केवल ये जो 28 फरवरी को मुलाकात हुई है उससे ही नहीं उलझा है, परंतु पहले भी जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो विदेश नीति उन्होंने आते ही उसका बखान करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शुरुआत में कहा जो ये अग्रेशन वहां से है, जो वो यूक्रेन ने किया है वो रूस ने नहीं किया है, अग्रेसर वो है। और उसके बाद उन्होंने जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा जो वो तो एक डिसइंफॉर्मेशन, रशियन डिसइंफॉर्मेशन बबल में रह रहे हैं, तो उससे तो उनको बहुत ही वो गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये तो एक डिक्टेटर है, उनको तो इलेक्शन नहीं हुआ है और इनको जल्दी से अपना वो कर लेना चाहिए, सीज फायर कर लेना चाहिए, नहीं तो उनके पास देश ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए, शुरुआत तो बहुत पहले की हो गई थी, परंतु ये वाला जो एक प्लान था इसमें थोड़ी सी एक आशा की किरण थी जो कुछ इसको रिट्रीव किया जा सकता है दोनों की तरफ से और अमेरिका को एंगेज रखा जा सकता है इसमें। और अमेरिका भी समझ रहा था जो इसमें, क्योंकि वो तो अब बिजनेसमैन है, जो हमारे लिए बहुत ही इसमें अच्छा फायदे का मौका है, तो इसीलिए वो ये काम कर रहे थे। परंतु बात मुश्किल हो गई है क्योंकि इस प्रकार से जैसे बिल्कुल ही वो डील पर भी साइन नहीं हुआ। और जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, मैं समझता हूं उनका कहना बिल्कुल वाजबी था, जो उनको डेफिनेट सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है जो इसके अंदर तो सिक्योरिटी गारंटीज निहित हैं, क्योंकि अगर हमारे लोग वहां पर आएंगे तो हम तो उनकी सुरक्षा करेंगे, परंतु वो तो बहुत ही फिर सीमित दायरा हो जाता है केवल उस क्षेत्र में। तो उसमें बहुत सारे, जिसे कहा जाता है, इम्पॉन्डरेबल्स अभी भी थे, परंतु ये अभी डील दस्तखत नहीं हुई। पर मैं उम्मीद करता हूं जो, देखिए, दोनों साइड यही सोचेंगे जो इसमें उनका अपना फायदा है। अमेरिका देख रहा है उसका अपना फायदा है, और दूसरा वो चाहता है जो रूस के साथ जल्द से जल्द उसके संबंध जो है वो सामान्य हो, तो वो ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ से मेरे विचार से अभी वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आ चुके हैं और स्टारमर आ चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे और दोनों का बीच में जो दूरी है उसको, फासले को कम करने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर, मिनरल डील के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे
कुछ चाहे वो राइटिंग में नहीं हो, कुछ प्रोनाउंसमेंट्स ऐसे किए जाएं, परंतु यूरोप को बिल्कुल पूरी तरीके से अब तो उनके लिए, चाहे वो जेडी वांस का मैसेज हो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद और जो बातें हुई हो, यूरोप को अपने अंदर देखना पड़ेगा जो कैसे अपनी सुरक्षा, उन्होंने देखिए इसके बारे में बातचीत तो बहुत पहले से कर रहे हैं। जब मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी उससे के बाद जो हम अपना थोड़ा वो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट इसमें रखेंगे, लिस्बन ट्रीटी जब हुई 2009 में, उसमें भी यूरोपियन सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातचीत बहुत होती रही है, काम नहीं हुआ है। और अब मेरे विचार से ये उनके सामने एक रियलिटी चेक हो गया है जो इसके ऊपर काम करना उनके लिए जरूरी ही नहीं बिल्कुल ही एग्जिस्टेंशियल बात हो गई है। उसको आप कैसे देख रहे हैं सर, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो समझौते की बात थी और उसके बाद अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में जो कुछ हुआ, उसका असर जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध विराम जो होने वाला था उस पर कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया बुलाने के लिए। इसके अब बहुत दूरगामी मुझे लगता है प्रभाव पड़ेंगे। एक तो आपने जैसे कहा और सब हम उम्मीद कर रहे थे कि उस बातचीत के बाद वो वहाँ के खनिजों के बारे में उनका कोई समझौता होगा और इससे हो सकता है कि जैसे पहले रियाद में बात हुई थी कि ये उसकी अगली कड़ी में उनसे बात करेंगे और जिस तरह से उनको अपना विश्वास जता रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो शायद 3 साल से जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ उम्मीद बनी थी कि वो उसका कुछ हल निकल पाएगा। लेकिन ये जिस तरह की सारा घटनाक्रम वहाँ पे ओवल ऑफिस में हुआ और उसके बाद से जो सारा तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, आज मीटिंग हो रही है लंदन में, सारे जो यूरोपीय संघ के और यूरोपीय देशों के बहुत और नेटो के जो वहाँ पे प्रतिनिधि वहाँ पे सब बातचीत कर रहे हैं। तो उसके एक तो ये है कि पहला इमीडिएट प्रभाव जो है वो यूक्रेन युद्ध पे क्या होगा, यूक्रेन पे क्या होगा। दूसरा, यूरोप और अमेरिका के जो पूरे ट्रांस अटलांटिक संबंध हैं उसके बारे में काफी समय से बातचीत हो रही थी। काफी समय से काफी नेता यूरोप में, खास तौर से फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रम्प जो बोल रहे थे कि हमको एक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अमेरिका से चाहिए, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी पिछले जब से ट्रम्प साहब आए थे उसके बाद से ये बातें बहुत तेजी से बढ़ी थी और अब लेकिन जो है यह है कि अब वो बात तो बिल्कुल खुले तौर से आ गई है कि यूरोप को अपना कुछ नया देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूस उनको लगता है यूरोप के देशों को हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है अभी सुरक्षा की दृष्टि से, और यूक्रेन का संबंध उससे बहुत जुड़ा हुआ है। और अब क्योंकि अमेरिका, उनको ये लग रहा है कि वो तो रूस की भाषा ही बोल रहा है तो हमारी तो बात नहीं कर रहा है, संबंध हमारे उनके साथ हैं, तो कैसे हम यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका जो है हमारे हितों का ध्यान रखेगा। तो वो लेकिन वो ये है कि रातों रात जो संबंध जो दशकों से बने हुए हैं अमेरिका के साथ, जो पूरे उनका सुरक्षा का कवच उन्होंने दिया हुआ है यूरोप को, वो भले ही वो बात करते रहे कि हम अलग कोशिश करेंगे और पूरे जो 27 देश हैं उनमें आपस में एकजुट हो पाएंगे किसी बात के ऊपर, वो थोड़ा वक्त लगेगा उस तरफ, लेकिन एक वार्तालाप उसमें चल है, टाइम लगेगा। नहीं तो पहली कोशिश तो मुझे लगता है यूरोप के देश अभी ये करेंगे कि जो पूरा डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन में है कि किस तरीके से वो दिखाएं कि हम अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, थोड़ी बहुत वो उनको मदद का और उम्मीद उनको जताएं। और दूसरी बात ये है कि किसी तरीके से उनको भी समझाएं, जेलेंस्की को भी, और उधर ट्रम्प के साथ भी बात करें कि इस मामले को थोड़ा अभी जितना ये गरमा गया है उसको थोड़ा सा ठंडा करें, कम से कम जो है कि इसमें कुछ जो है बिल्कुल, अब जिस तरह से लग रहा है जो बातचीत उनकी वहां पे अमेरिका में हुई है कि वो अमेरिका और उनको कोई नया साजो सामान तो देने से रहा और कोई नई, उनको कोई नई और कोई ज्यादा एड भी वो यूक्रेन को नहीं देने वाले हैं। तो उसके बिना यूरोप सिर्फ अपने हथियार और दे उनको और नई उनको मदद दे, उसके साथ कितनी देर तक वो लड़ पाएगा उनका। और उधर से क्योंकि रूस को भी अब पता चल गया है कि किस तरह से कमजोर ये पूरा वेस्टर्न अलायंस हो रहा है अभी, उसके अंदर जो दिक्कतें आ गई हैं, तो वो अपने हमले और तेज करेगा और उससे उनके लिए और दिक्कतें पैदा होंगी।
तो ये एक मामला, एक यूक्रेन की जो बन रही थी बातचीत, उसमें थोड़ी सी दखल अंदाजी हुई है, प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा, अब जी। यूरोप के देशों का अपना लॉन्ग टर्म क्या सोचेंगे, क्या करना है, उसके बारे में भी उनको रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन सर ये जो विवाद हुआ सर, अशोक सर की जो दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, पहले मुलाकात उसके बाद विवाद, उसके बाद कह सकते हैं कि दोनों के सुर नरम पड़े हैं। जेलेंस्की का कहना है कि हम खनिज समझौता के लिए तैयार हैं, और उधर ट्रंप भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप वापस आ सकते हैं। जी, बिल्कुल, यही मैंने कहा। देखिए, दोनों के फ़ायदे की बात है और इसमें आपने कहा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे जो किसकी गलती थी। मैं समझता हूँ दोनों की ही गलती थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये बातचीत वो शुरू की गई और फिर जैसे उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने वहाँ पर आकर कह दिया, जो आपने हमको थैंक यू नहीं बोला, ग्रेटफुल नहीं हुए, आप कोई मतलब इतनी उच्च स्तर की वार्ता में कोई देखिए, मैं तो समझता हूँ ये फॉर्मेट ही जो है ये बहुत ही गलत फॉर्मेट है। पहले उनको हमारे यहाँ पर कभी नहीं होता है, जब आते हैं कोई विश्व के नेता आते हैं, हैदराबाद हाउस में मुलाकात होती है, शेक हैंड होता है, मीडिया 2-4 पिक्चर्स लेती है, फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होती है और जो सभी कुछ जब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रेस के सामने ब्रीफिंग होती है। अगर मुलाकात हो, प्रश्न हो, हमारे यहाँ प्रश्न का वो नहीं है, प्रथा नहीं है, हम नहीं करते हैं। परंतु इस प्रकार से आना, मैं तो समझता हूँ, पहले ही से ही समझता था जो ये फॉर्मेट बहुत ही खराब है, परंतु इससे बिल्कुल ही ये मालूम चल गया है। इनको अगर ये चले जाते, अंदर जाते, पहले एक दूसरे के बीच बातचीत करते, दस्तखत करते, उसके बाद अपना लंच होता, उसके बाद आते और बातचीत होती, तो मेरे ख्याल से ये इस प्रकार का वो नहीं होने वाला था। परंतु अब मैं समझता हूं, जो उन्होंने भी कहा है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, हालांकि उन्होंने फॉक्स न्यूज पर वो अपोलोजाइज करने से मना कर दिया, परंतु फिर भी उन्होंने कहा मैंने तो हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, क्योंकि कोई सीज फायर को राष्ट्रपति पुतिन नहीं मानते हैं। 2014 के बाद उन्होंने 25 सीज फायर बार उल्लंघन किया है, तो हमें उसकी बहुत जरूरत है। तो उनको अमेरिका को भी ये देखना पड़ेगा और उनको भी ये जरूरत है, केवल यूक्रेन की जरूरत नहीं है। देखिए, लूजर्स दोनों हुए हैं, गलती भी दोनों की है और लूजर्स भी दोनों हुए हैं। तो इसीलिए वो अब मैच्योर लीडरशिप है दोनों तरफ, तो वो दोनों फिर साथ आएंगे और मेरे ख्याल से मध्यस्थता करने के लिए, जैसे मैंने बताया, ये फ्रांस भी होंगे और भी होंगे, देश होंगे यूरोप के, जो ये प्रयास करेंगे, जो जल्दी से जल्दी हो ये आए साथ में। कम से कम सीज फायर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों के उसमें जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा हो रहा है वो है रूस और राष्ट्रपति पुतिन। और तभी आपने देखा होगा वो कैसे खुश हो रहे हैं और इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की की। देखिए कैसा इनको तमाचा लगा है वहां पर अमेरिका में। तो इसको मेरे विचार से जल्द इसके आगे चले जाना चाहिए, इसको कीप इट बिहाइंड अस एंड, और आगे सामने शांति वार्ता और सीज फायर वगैरह के रास्ते में हमें चले जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि अमेरिका के बिना यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं यूक्रेन के साथ आखिर कब तक खड़ा रहेंगे और कैसे? नहीं, अब खड़ा उनको ये है कि अभी फिलहाल तो ये दिखाने की बिल्कुल करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि जैसे वो सारे अपने बयानों से बोल रहे हैं कि जो यूक्रेन है वो यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अगर वो यूक्रेन वहां पे हार जाता है और वहां पे लगता है कि रूस की बड़ी जीत हो गई है और उसने उसके जो है वहां की जमीन के ऊपर कुछ कब्जा कर लिया काफी, और अपने मन की पसंद की वहां पे सरकार उनकी आ गई है, तो उसके बाद उनको ये लगता है कि वो आगे और बढ़ेंगे, और दूसरे जो खासतौर से पूर्वी यूरोप के देश हैं और बाल्टिक के देश हैं कि वहां पे आगे और दखलंदाजी रूस बहुत कर सकता है। तो वो चाहते हैं कि ये चीजें यहीं बंद हो जाएं। लेकिन अब यह है कि दिक्कत उनके लिए सबसे बड़ी है कि रातों रात जो सारी चीज जैसे मैंने बताया वो चेंज नहीं हो सकती है, और वो कह रहे हैं और ट्रंप उनको बोल भी रहे थे कि आप अपनी रक्षा के ऊपर और खर्चा करें। वो भले ही खर्चा करें, लेकिन खर्चा करने का मतलब यह है कि ये चीजें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है।
और अगले 10-20 साल में अगर वो बढ़ा भी लेते हैं बहुत सारा अपना खर्चा, तो उसका जो पूरा जो सोशल वेलफेयर का जो मॉडल है यूरोप का, उसके ऊपर उनको खर्चा कम करना पड़ेगा। तो दिक्कतें उनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि अपनी सुरक्षा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूरोप बना पाएगा। वो तो अब उसके बारे में बातचीत हुई है तो टाइम लगेगा, धीरे-धीरे अपना कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा अपना इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 7-8 दशक में जो शांति से वो रहे और अमेरिका के सुरक्षा कवच में, और उसके बाद जो न्यूक्लियर वाली बात अभी हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो भी नेटो का है, उनके ऊपर अमेरिका का है। अब क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर जो है अभी सिर्फ जो है जो फ्रांस ही ऐसा देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। यूके ईयू से बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इस मामले में वो भी साथ में खड़े हुए हैं। तो अब अगर वो उनके ऊपर चिंता है कि अमेरिका हमको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा, हमारा जो सबसे बड़ी सुरक्षा नीति है, उसके बारे में वो चिंतित नहीं है, तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमारे पास है, वो पूरा सशक्त है। तो हमको वो ये भी बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो पूरे यूरोप को दिया गया है, वो यूरोप के देश ही उसकी मतलब उसको प्रदान करें। तो उसमें सिर्फ 2 ही देश हैं, बाकी देश भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कोई उनका कोई इरादा अब उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया है। तो ये सारे बहुत सारे तमाम मुद्दे जो हैं निकल के आ रहे हैं। तो मामला बहुत पेचीदा है, उलझ गया है। अभी फिलहाल जो आज जैसे मीटिंग होगी वो डैमेज कंट्रोल करके कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा मामला ठंडा हो जाए और उस बातचीत को आगे करें। जी। लेकिन गुलशन जी, सवाल उठता है कि युद्ध विराम आखिर होगा तो कैसे होगा? रूस एक तरफ तो कह रहा है कि युद्ध विराम के लिए तैयार है, साथ में यह भी कह रहा है कि जिस इलाके पर उसका कब्जा है, वह उसे छोड़ेगा नहीं। यानी यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में रहेगा। तो कैसे होगा युद्ध विराम? वेल, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए तो 3 साल से वो लड़े जा रहे हैं। जी, इसलिए जो यूरोप के देश हैं, वो सबसे पहले यही कह रहे थे कि जब रूस से हम बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वो जो हिस्सा उसने कब्जा किया है, उससे बाहर निकले, उसके बाद से ही उसके साथ जी। बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वो बात तो चल रही थी, लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी तरीके का कोई हल ढूँढना चाहेंगे, हुँ, तो हुँ। उसमें कहीं से आपको बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद से को दोनों साइड्स को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। वही बात जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो काम सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ, और वो करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका प्रभाव यूरोप के देशों के ऊपर भी था, और वो ये कह रहे थे कि मेरे पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध हैं, उनसे सबसे पहले उन्होंने बातचीत की। लेकिन अब यूरोप के देशों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो गई है, क्योंकि वो ऐसे भी दिखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते रहें, अभी आने वाले काफ़ी समय तक वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और इसलिए जो अमेरिका, भले ही वो कितने ही नाखुश अमेरिका की नीतियों से हों, अमेरिका के राष्ट्रपति से हों, उनके साथ कहीं न कहीं उनको उनकी बात के साथ मिलके चलना पड़ेगा। अ, वही बात जो है आज वो जो मिल रहे हैं लंदन में सारे यूरोप के नेता, और वो कोशिश यही करेंगे फिलहाल कि डैमेज कंट्रोल हो, और ये बात हो कि वो ये दिखना नहीं चाहे कि जो जिन प्रिंसिपल्स पे हम बातचीत पे हम हमारे यूरोप के हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन की बात कर रहे हैं, वो फिलहाल वो उसके साथ खड़े हुए बिल्कुल दिख रहे हैं और दिखाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे से वो अमेरिका के साथ कोशिश में ये होंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हल इसका निकले कि वो उनकी साख भी थोड़ी बच जाए यूरोप की, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही उनके पिछलग्गू हैं हर चीज़ के लिए। तो अपने अपने जो वहाँ के जो सारे नेता हैं, उनको अपनी भी चिंता है, अपनी जो फॉलोइंग है वहाँ पे चाहे वो जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, वो दिखाना चाहेंगे कि हम कुछ इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो उस सिचुएशन में नहीं है कि पूरा कुछ इंडिपेंडेंट कर पाएँ, जो ये मामला है। और उनको भी ये पता है कि अमेरिका अगर पीछे बिल्कुल हट जाता है, किसी भी किस्म की सहायता से, आर्थिक और फौजी सहायता देने से, और अब तो डिप्लोमैटिक सहायता भी कितनी देगा पता नहीं। तो उसमें यूक्रेन को सिर्फ़ यूरोप के जो अभी देश हैं उनके बल पे बहुत देर वो टिक नहीं पाएगा। ये बात उनको अच्छी तरह से समझ आ रही है, इसलिए नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी कह रहे हैं कि भई आप किस तरीके से जो है आपस में बातचीत करके इसको थोड़ा बात को आगे बढ़ाएँ। तो अब वो ये बात तो ज़रूर है कि जो बातचीत एकदम उम्मीद बन रही थी कि अब कुछ इसका हल निकल आएगा, सीज़फायर हो जाएगा या जो भी कुछ होगा यूक्रेन का, वो बात अब थोड़ी-सी पीछे चली गई है। लेकिन अमेरिका से एकदम यूरोप अलग हो के यूक्रेन को कोई ऐसी चीज़ कर देगा कि सिर्फ़ उसी के बल पे वो बदल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है।
अब लेकिन वो एक बातचीत शुरू हुई है यूरोप के बारे में, उनको पूरा रियलिटी चेक अब आया, समझ में आया है कि अब सिर्फ वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जो बातचीत, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, काफी सालों से बातचीत कर रहे थे सिर्फ, लेकिन कुछ ठोस कदम उसके बारे में उन्होंने ऐसे नहीं उठाए थे। अब शायद उस ठोस कदमों की भी उम्मीद धीरे धीरे, लेकिन वो इतना आसान यूरोपीय संघ के अंदर नहीं है। उसके अंदर अभी भी जो देश हैं, चाहे वो हंगरी हो, दूसरे हो, वो बातों को अभी भी वो कह रहे हैं कि कल के जो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो ट्रम्प साहब ने कहा, जो जॉर्जिया मेलोनी इटली में है, वो भी कह रही हैं कि इस बात को हम ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अमेरिका के साथ मिलकर ही हमको काम करना चाहिए। तो वो एक पूरा जो प्रोसेस है चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल अपनी जो है अपनी जनता को, यूरोप की जनता को, और अपने आपको दिखाना चाहेंगे सब कि हम अपनी भी कोई बात कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बात करने। हम अमेरिका के ऊपर बहुत डिपेंड बहुत देर तक नहीं रह सकते। लेकिन अशोक जी, इस तरह की जो बातें निकल के आ रही है कि यूरोप के जो कुछ देश हैं, चाहे जर्मनी, फ्रांस और यूके की बात करें, तो ये लोग कुछ शांति सेना अपनी भेज सकते हैं रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर, इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है। बहुत लंबे चौड़े यूरोप के दावे किए जा रहे हैं। तो क्यों क्यों केवल कहने भर की है कि बातें, यूक्रेन अगर ये बात कह रहा है कि हम चलिए युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सुरक्षा गारंटी तो चाहिए। कल क्या भरोसा रूस फिर से हमला ना करे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो यूक्रेन कह रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है, और जो उनका पहले अनुभव रहा है, क्योंकि 1994 में आप देखिए वो बुडापेस्ट अकॉर्ड भी हुआ था, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी है, सब में वो कहा गया था जो उसके, और उसमें रूस भी एक देश शामिल था जिसने की ये गारंटी दी थी, जो हम इसकी टेरिटोरियल, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम मान्यता देंगे और सुरक्षा देंगे। परंतु उसी के विपरीत, उसी के विरुद्ध उन्होंने काम किया है, चाहे वो 2014 में क्राइमिया को ले लिया हो या इसको ले लिया हो। तो इसीलिए कोई वो गलत बात नहीं कह रहे, यूक्रेन गलत बात नहीं कह रहा है, क्योंकि उसका अपना अनुभव है। और फिर हम चारों तरफ और देखते हैं, आप देखिए जॉर्जिया में 2008 में क्या कर दिया उन्होंने, साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया में, और वो कहते हैं अब उनकी जो नजर है वो उसमें मोल्दोवा पर लगी हुई है, जो उसको कैसे अपने उसमें इन्फ्लुएंस में, और जो आजकल ये आ रहा है वहां से, रूस के उधर से आ रहा है, तो उनकी ये मांग तो है जो ये टेरिटरी हमारे पास रहे। दूसरा, वहां पर ये पूरी तरीके से डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए यूक्रेन में। दूसरा, जो वहां पर नई सरकार आती है वो रूस के इन्फ्लुएंस में होनी चाहिए, वो रूस के जैसे अंगूठे के नीचे। उसकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल रूस के साथ मिलनी चाहिए, रूस के उस विपरीत नहीं जाने चाहिए, विरुद्ध नहीं जाने, मतलब उसका तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा फिर जो भी कीव में सरकार आएगी। तो इसीलिए सॉरी, ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब टेरिटरी के बारे में तो उन्होंने, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सॉरी, ये उन्होंने कह दिया था जो ठीक है, टेरिटरी का हम देख लेते हैं, हम सीज फायर होगा, परंतु नेगोशिएशन चलती रहेंगी, जो टेरिटरी कौन सी कैसी होनी है, कितनी जानी है वगैरह। और फिर भी उन्होंने नेटो मेंबरशिप का, तभी तो वो सिक्योरिटी गारंटीज चाहते हैं, क्योंकि अगर या तो नेटो मेंबरशिप अगर यूरोप के देश देने को राजी नहीं है, तो कम से कम सिक्योरिटी गारंटीज। और ये देखिए, केवल यूक्रेन के फायदे की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूस के यूरोप के ये देश जानते हैं जो ये युद्ध हो रहा है, ये यूरोप की स्थिरता के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए भी हो रहा है। क्योंकि अगर वो यहाँ से आएंगे, अब ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत संग्राम किया है, बहुत देर तक संग्राम किया है। जो पोलैंड है उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया था 18वीं सदी के बाद, और 20वीं सदी के शुरू में 118 साल के आसपास तक उसका अस्तित्व ही खत्म था। उसको तो सारा का सारा वो कुछ पहले रूसी एम्पायर और फिर सोवियत यूनियन ने उसको अपने, उन्होंने हथिया कर, नहीं सोवियत यूनियन नहीं, रूसी एम्पायर का ही उसमें था 18वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरू में, पहले विश्व युद्ध तक। तो ये उनको अनुभव रहा है, परंतु उसके बाद फिर कम्युनिस्ट रिजीम आ गई थी वहां पर, सोवियत। तो ये सब इनका अनुभव है, और वो समझते हैं जो अगर
ऐसी उनके पास कोई वो नहीं, इसीलिए उनको नेटो का कवर भी चाहिए था, इसलिए यूक्रेन को भी नेटो का कवर चाहिए। परंतु अगर नेटो नहीं मिलता है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी गारंटी उनको चाहिए, वो उसके लिए जरूर बात करेंगे और साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु उनके पास इतनी अभी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये देश तो है परंतु अभी तक हमको मालूम है 2% से कम वो जीडीपी अपना सुरक्षा के लिए करते थे। तो दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। उनके ऊपर तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी था और वैसे ही सिक्योरिटी कवर अमेरिका का था, पर अब वो खत्म होने वाला है। मैं समझता हूँ वो इनको तो काम करना पड़ेगा, परंतु अमेरिका के लिए मेरे विचार से उनके जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए, ग्लोबल प्रभुत्व के लिए वो भी बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि अमेरिका का जो स्ट्रेंथ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो उसकी अलायंसेस पर रहा है। और अगर वो अलायंसेस को ऐसे तो पूरी तरीके से, चाहे नेटो हो, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हो, कनाडा के साथ संबंध हो, उनको खत्म करते हैं, तो उनका अपनी इन्फ्लुएंस पर, भौगोलिक इन्फ्लुएंस पर, प्रभुत्व पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो बिल्सन जी, क्या लगता है कि संघर्ष विराम हो पाएगा या टाइम लगेगा? आज नहीं तो कल हालांकि होना ही है। 3 साल हो गया है, 4 साल 5 साल बाद तो होना ही है। लड़ाई तो हमेशा नहीं चल सकता है, ये तो तय है। जी नहीं, मुझे लगता है कि अब जो बातचीत शुरू हुई है, ये कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ हल तो निकलेगा, उसमें थोड़ी-सी अभी दिक्कत आ गई है। लेकिन बात जो सिक्योरिटी गारंटी की है, यूक्रेन की बात सही है। लेकिन अब ये है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा कौन? वो निश्चित तौर से चाह रहा है कि अमेरिका और नाटो वो सिक्योरिटी गारंटी दे और ट्रम्प साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम वो नहीं देंगे। उन्होंने दूसरा तरीका खनिज के द्वारा कि हमारी कंपनियाँ रहेंगी और वो करेंगे। लेकिन वो सीधा कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी गारंटी देना है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, ये यूरोप की प्रॉब्लम है। तो यूरोपीय देश जो हैं, वो उसको सिक्योरिटी गारंटी दें। अगर उनको इतनी चिंता है अपनी सुरक्षा की और इतनी उनको चिंता है यूक्रेन की, तो आप अपने वहाँ पे फौजी भेजिए, वो अमेरिका वहाँ पे नहीं भेजेगा, नाटो के अंडर वो नहीं जाएँगे। यूरोप के देश हैं, आप दूसरे तीसरी दुनिया के देशों को भी साथ में ले सकते हैं, ये यूरोप की प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को यूरोप में ही उसको सॉल्व करिए, उसको जो हमारी नाटो की और अमेरिका की प्रॉब्लम मत बनाइए। तो ये एक जो मतभेद है यूरोप और अमेरिका के बीच में, और वो मुझे लगता है कि ट्रम्प उससे बहुत ज़्यादा पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो उनको कहेंगे कि गारंटी, एक तो वो 2 गारंटी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं ये समझौता करा रहा हूँ और पुतिन से हमारी बातचीत हो रही है, तो वो दोबारा वो सीज़फायर को नहीं तोड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वो यूरोप के देश और यूक्रेन उस बात को नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं मान रहे हैं, तो आप अपनी फ़ौजें वहाँ पे रखिए, पीस कीपर फ़ोर्स। वो यूरोप के देश अभी कोई उसके लिए तैयार हो नहीं रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद और जो नई वहाँ पे अब सारी जो रियलाइज़ेशन यूरोप के अंदर है, उसके बाद हो सकता है यूरोप के देशों एक कंप्रोमाइज़ ये भी बने कि उनको ही लगे कि हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और पहला उसका सबसे बड़ा जो है जो उसका जो उदाहरण हमको देना पड़ेगा शायद, कि अपनी वहाँ पे फ़ौजों को भेजें, तभी लगेगा हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये उनके लिए निर्णय होगा, लेकिन शायद हम बड़े निर्णयों की तरफ ही चल रहे हैं। एक पूरा बदलाव पूरी जो यूरोप की और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में आएगा और उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, वो सब देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद यहाँ से वो शुरुआत उसकी हो सकती है। अशोक जी, अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है कि अगर जो रूस का स्टैंड है उस पर युद्ध विराम होता है, तो इसका एक दीर्घकालीन असर पड़ेगा, दूसरे जगहों पर भी असर पड़ेगा कि कोई भी बड़ा देश जो है छोटे देश पर हमला करके उसकी जगहों को कब्जा कर लेगा भूभाग पर और फिर उसको समझौते के लिए बेवश कर देगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इससे और देशों को, जो बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, चीन जैसे वो चाहता है जो वो ताइवान के ऊपर अपना कब्जा जमाए, और उसे मालूम है जो अमेरिका तो बातचीत करेगा परंतु वो युद्ध में नहीं जाएगा। तो अगर युद्ध में नहीं जाएगा तो उसके लिए तो रास्ता बिल्कुल एकदम साफ है। यहाँ पर तो यूरोप और नेटो के देश यूक्रेन के साथ बिल्कुल मिले हुए थे, उनकी सीमाएं मिली हुई थी, तो इसीलिए वो तो उसमें थोड़ा ये सहायता कर सकते थे। ताइवान तो वहां पर एक द्वीप है, एक टापू है, इतना दूर है सभी इन देशों के साथ। नेटो का भी कोई वहां पर प्रेजेंस नहीं है। तो क्या अमेरिका आएगा, किस प्रकार की सहायता करेगा? हालांकि जापान और जो देश हैं आसपास, वो उसके अलायंस पार्टनर्स हैं, परंतु मैं समझता हूं इन सब हादसे से, जब से
राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, तो जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख है, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मैं पहले कह रहा था, जो उनकी विश्वसनीयता है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और इसीलिए ये वाला जो यूरोप कहता रहा है, जो ये प्रिंसिपल की बात है, जो आप यूएन चार्टर के विरुद्ध जाकर, क्योंकि आप में शक्ति है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप एकदम खत्म कर सकते हैं, सॉवरेनिटी किसी भी देश की आप खत्म कर सकते हैं, तो ये एक जो संदेश जाएगा, जो मैसेज जाएगा, ये ठीक नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक बात वो कहना चाहूंगा, ये जो सिक्योरिटी गारंटी के बारे में हम बात कर रहे थे, और उसमें ये है, देखिए, फ्रांस और यूके ने कहा है जो हम अपने पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर भेजेंगे, जब सीज फायर हो जाता है तो हमें उसको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारे लिए ये आवश्यक होगा, जिसको यूके कहता है, इंग्लैंड कहता है, जो हमें बैक स्टॉपिंग की जरूरत है। बैक स्टॉपिंग अमेरिका की, मतलब अमेरिका की छत्र छाया हमको चाहिए, जो वहां पर, ठीक है आप अपने ट्रूप्स मत भेजिए, हमें ट्रूप्स की जरूरत नहीं है, हमारे अपने पीस कीपिंग फोर्सेस होंगे। और ये तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन से बात की है और पुतिन को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हालांकि सर्गेई लावरोव ने इसको मना किया है। देखिए, मैं समझता हूं जो अमेरिका के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप की विश्वसनीयता, जो वो क्या कहते हैं, आज कहते हैं कल मुकर जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो कोई उनके ऊपर विश्वास करने को भी तैयार नहीं है। पर जो बैक स्टॉपिंग की बात है, जो हमको आप साइबर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, आप हमको इंटेलिजेंस दीजिएगा, और आप हमको एयर कवर दीजिएगा, हॉस्टाइल एयर कवर मत दीजिएगा, पर अपना प्रेजेंस रखिए, जिससे कि ये संदेश जाए रूस को, जो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो ये उनको चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, चाहे उनके फोर्सेस उस नंबर में, वहां पर जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर नहीं आए, वो केवल यूरोप के देशों के हो या अंतरराष्ट्रीय हो, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है जो यूनाइटेड नेशंस के कवर में कुछ वहां पर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जो कि ब्रॉड बेस्ड होगा ज्यादा, तो उसमें अमेरिका की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु हमको अमेरिका की बैक स्टॉपिंग की आवश्यकता है। और इसी के ऊपर भी बातचीत चल रही है, और इसके ऊपर ही अमेरिका को भी थोड़ी दिक्कत है, जो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो चलिए, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया रूस युद्ध से जुड़े तमाम पहलुओं को बेहतर ढंग से समझाने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।